then become death, the destroyer of worlds. परमाणु बम यानी दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार, एक ऐसा वेपन जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। महाप्रलय लाने वाले इस हथियार के कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां महाविनाश की ऐसी भयावह लहरें उठेंगी जिससे दशकों तक उबर पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि दशकों तक वहां जनजीवन का अस्तित्व खत्म हो सकता है। यूं कहें कि न्यूक्लियर वेपन के पास धरती का भूगोल बदलने की ताकत है। धरती के सबसे खौफनाक हथियार का नाम सुनते ही दुनिया सिहर उठती है। भले ही दुनिया में परमाणु बम का इस्तेमाल केवल एक बार हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी। जब यहाँ पर बम गिराए गए थे तो दुनिया हिल गई थी, लेकिन आज भी जब भी हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र आता है तो दुनिया सिहर उठती है। लेकिन आज की तारीख में कई देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं, और जब भी इन देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो जाता है। कहीं ये परमाणु संपन्न देश एक और तबाही की ओर तो नहीं जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन देशों की परमाणु ताकत की। कितने ताकतवर परमाणु बम इन देशों के पास हैं? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में आज दुनिया में कितनी ताकत वाले परमाणु बम इस्तेमाल हैं? और साथ ही साथ बात उस देश की भी होगी जिसने न्यूक्लियर पावर में सरेंडर कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। जर्मनी सभी पर भारी पड़ रहा था। हिटलर की महत्वाकांक्षा दुनिया पर राज करने की थी। इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। तब उसने एक बड़ा फैसला लिया, परमाणु बम बनाने का। 1938 में जर्मनी के दो रसायन वैज्ञानिक ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने न्यूक्लियर फिजन यानी कि परमाणु विखंडन की खोज की। विखंडन वो प्रतिक्रिया है जिसमें एटम या परमाणु का केंद्र दो या फिर उससे अधिक छोटे केंद्रों में बंट जाता है। इससे जबरदस्त ताकत के साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस खोज के बाद भौतिक वैज्ञानिकों ने कहा कि एटॉमिक एनर्जी के इस्तेमाल से इतना शक्तिशाली बम बनाया जा सकता है कि एक बार में पूरा शहर खत्म हो जाए। इसके फौरन बाद जर्मन वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया। जर्मनी ने गुप्त रूप से परमाणु वैज्ञानिकों की नियुक्ति शुरू कर दी, लेकिन उस दौर में नाजी जर्मनी के उत्पीड़न से परेशान होकर दूसरे देशों में पनाह ले रहे वैज्ञानिकों ने इसकी पोल खोल दी। इनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी मौजूद थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिख के जर्मनी के परमाणु कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। जर्मनी के सीक्रेट वेपन विकसित करने की बात से दुनिया भर में चिंता और डर का माहौल कायम हो गया। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित था कि नाजी जर्मनी एटम बम विकसित कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आइंस्टाइन के साथ मिलकर सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने साल 1942 में परमाणु बम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मैनहट्टन। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में साल 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की पहली ईंट रखी गई थी, लेकिन बाद में इसका प्रमुख केंद्र लॉस अलामोस में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व रॉबर्ट ओपेनहाइमर कर रहे थे, जिन्होंने एटम बम के सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो था प्रोजेक्ट जिसके तहत देखिए एटॉमिक बम का इजाद किया गया, उसका इन्वेंशन किया गया। और जब ये शुरुआत की गई तो इस मैनहट्टन जो यूएस में जगह है वहां पे इसकी शुरुआत हुई। मेजर जनरल लेस्ली ग्रो जो यूएस आर्मी के इंजीनियर ब्रांच के थे और दूसरे जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिनको कि एटम बम का अन्वेषक माना जाता है, इन दोनों ने मिलके देखिए एटम बम को इजाद किया। और इसी के तहत जब
बहुत तमाम तरीके के रिसर्च हुए, तमाम तरीके की सब्सिडरीज लैब का इस्तेमाल किया गया और ये लैब सिर्फ अमेरिका तक के सीमित नहीं थे। कुछ लैब उनके कनाडा में थे और कुछ लैब उनके यूके में थे और इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने एनरिच यूरेनियम बनाया, प्लूटोनियम इम्प्लोशन बनाया और तब जाके उन्होंने एक एटॉमिक बम का इजाद किया जिसका कि उन्होंने सफल परीक्षण 15 जुलाई 1945 को किया। न्यू मैक्सिको की लॉस अलामोस में लैब में हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और विशेषज्ञों ने दिन रात काम किया। बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया। दुनिया में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो के पास रेगिस्तान में किया गया। इस परीक्षण का कोड नेम ट्रिनिटी था। दावा यह किया जाता है कि इस विस्फोट से करीब 20,000 टन TNT के बराबर ऊर्जा निकली थी। इसकी चमक इतनी तेज थी कि ये रेगिस्तान में दिन जैसा उजाला कर गया। इसमें ताकत और विनाश दोनों की तस्वीर छिपी थी। ट्रिनिटी टेस्ट की कामयाबी के बाद जब उन्होंने परमाणु बम की विनाशकारी ताकत को देखा तो उनके मुंह से निकला था, Now I am become death, the destroyer of worlds. Now I am become death, the destroyer of world। यानी अब मैं काल बन गया हूं, विश्व का विनाशक। सोलह जुलाई 1945 को परमाणु परीक्षण के ठीक एक महीने के भीतर ही हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। इस तबाही में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसी ने ओपेनहाइमर को भी हैरान परेशान कर दिया। उन्होंने इसे शैतान की उपज तक करार दी। ओपेनहाइमर परमाणु बम विस्फोट से हुए विनाश से दुखी रहने लगे थे। एक बार उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन से कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। ट्रूमैन ने ओपेनहाइमर की आत्मग्लानि को कम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा, हाथ मेरे भी खून से रंगे हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी मुझे लेने दें। दुनिया परमाणु बम की ताकत समझ चुकी थी। कई मुल्क इस ताकत को पाने के लिए बेचैन हो गए थे, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा देश भी था जो अलग तरीके से परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए अपनी चाल चल चुका था। जब अमेरिका अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, ठीक उसी वक्त सोवियत संघ ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके लिए उसने 8 जासूसों को तैनात किया जो कि अमेरिका के इस परमाणु कार्यक्रम पर लगातार नजर रखे हुए थे और इन्हीं में एक जासूस थे जिनका नाम था थियोडोर हॉल। बताया जाता है कि रूस को परमाणु शक्ति बनाने में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर हॉल ने भी मदद की थी, जो सोवियत संघ को परमाणु हथियारों के बारे में गुप्त जानकारी मुहैया कराते थे। एक सच ये भी है कि थियोडोर हॉल के अलावा कुछ दूसरे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी सोवियत संघ को परमाणु रहस्य सौंपे थे। उनतीस अगस्त 1949 को प्लूटोनियम परमाणु बम RDS विकसित करके सोवियत संघ ने दिखा दिया कि वो भी परमाणु संपन्न देश बन चुका है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 1953 से पहले सोवियत संघ को ये ताकत हासिल नहीं हो सकती, लेकिन अपने इस परीक्षण के साथ ही सोवियत संघ ने पश्चिम को दिखा दिया कि परमाणु संपन्न देश वो बन चुका है और वो दुनिया में दूसरा ऐसा देश है। साल 1949 में कजाकिस्तान के सेमीपालांटिस के USSR ने सफलतापूर्वक अपने परमाणु बम का विस्फोट किया, जिसका कोड नेम रखा गया फर्स्ट लाइटनिंग। विस्फोट के प्रभावों को मापने के लिए सोवियत वैज्ञानिकों ने बम के आसपास इमारतें, पुल और दूसरी नागरिक संरचनाएं बनाई। उन्होंने जानवरों को भी पास में पिंजरों में रखा ताकि वो इंसान पर परमाणु विकिरण की प्रभावों का परीक्षण कर सके। सितंबर 1949 को साइबेरिया के तट पर उड़ान भरने वाले एक अमेरिकी जासूसी विमान ने
रेडियो एक्टिव मटेरियल उठा के ये बता दिया कि सोवियत संघ भी अब परमाणु संपन्न देश की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने अपने देशवासियों को इसकी जानकारी भी दी। तीन महीने बाद यानी कि दिसंबर 1949 को जर्मनी में जन्मे भौतिक वैज्ञानिक क्लॉस फुट्स को सोवियत संघ के परमाणु रहस्य बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्लॉस फुट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना पहला बम बनाने में मदद की थी। दावा यह किया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी परमाणु विकास मुख्यालय में तैनात रहते थे। फुट्स ने सोवियत संघ को अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम के बारे में सटीक जानकारी दी थी। बाद में जापान पर गिराए गए फैटमैन परमाणु बम का खाका और लॉस अलामोस के वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन बम के बारे में सब कुछ पता था। 1 नवंबर 1952 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप समूह में एलुगैलेब एटोल पर दुनिया के सबसे पहले हाइड्रोजन बम माइक का सफलतापूर्वक विस्फोट किया। 10.4 मेगाटन के इस थर्मोन्यूक्लियर उपकरण ने एक पूरे द्वीप को तबाह कर दिया और 1 मील से भी ज्यादा चौड़ा गड्ढा छोड़ दिया। इसके 3 साल बाद यानी कि 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ ने विकिरण विस्फोट के उसी सिद्धांत पर अपना पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। अब दोनों महाशक्तियों के पास तथाकथित सुपर बम था और दुनिया के इतिहास में पहली बार थर्मोन्यूक्लियर युद्ध के खतरे शुरू हुए और परमाणु ताकत हासिल करने की रेस दुनिया भर में होने लगी। परमाणु बम कितने तरह के होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको ये बता दें कि परमाणु बम 2 तरह के होते हैं, फिजन और फ्यूजन। 1945 में जापान पर जो बम गिराए गए थे यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम फिजन बम थे। उन्नीस 1950 के शुरुआती साल में जो हथियार तैयार किए जाने लगे थे वो ज्यादातर फ्यूजन बम थे और ये पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण दिया। 8 दिसंबर 1953 को यूनाइटेड नेशंस की बैठक में आइजनहावर ने जो भाषण दिया था उसका टाइटल था एटम फॉर पीस। तब उन्होंने कहा था, परमाणु तकनीक का इस्तेमाल जब सैन्य मकसद के लिए किया जाता है तो ये मानवता के लिए एक भयानक खतरा बन जाता है। परमाणु हथियारों को सिर्फ सैनिकों के हाथों से छीन लेना काफी नहीं होगा, उसे उन लोगों के हाथों में देना चाहिए जो इसे शांति के लिए इस्तेमाल करना जानते हों। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस एजेंसी का मकसद परमाणु सामग्री को मानव कल्याण के लिए उपयोगी बनाना था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमारा एक खास मकसद दुनिया के उन देशों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना होगा जो ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं। आइजनहावर के उस भाषण से ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के गठन की नींव पड़ी, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था बनी। लेकिन परमाणु हथियारों की दौड़ और तेज हो गई। IAEA जो है वो ऑटोनॉमस एंटिटी है और ये यूएन का सिस्टम है और ये इसका बेसिक काम होता है कि तमाम जो न्यूक्लियर प्लांट तमाम देशों में लगे हुए हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उनका जो यूरेनियम का इनरिचमेंट चल रहा है वो किस लेवल का चल रहा है, क्या सेफ्टी पैरामीटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरीके से न्यूक्लियर का जो रेडिएशन है उसको विद इन लिमिट रखना है और क्या जो एम्प्लॉइज हैं उनकी क्या सेफ्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में उनकी रिलायबिलिटी फैक्टर को भी चेक करते हैं कि किस तरीके से इसको उसी दायरे में सीमित रखा जा सकता है। जहां तक देखिए ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी का सवाल है, ये उसके रखवाले होते हैं। न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी सिक्योरिटी इनके चार्टर ऑफ फ्रेमवर्क में आता है और साथ में ये इंश्योर करते हैं कि जो न्यूक्लियर की जो फैसिलिटी है वो किसी भी तरीके से टेररिस्ट के हाथ ना पड़े। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने अपने अपने परमाणु हथियार विकसित किए और चीन ने भी सोवियत संघ की मदद से ऐसा ही किया। 1960 के दशक तक ये देश अमेरिका के साथ मिलकर 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन डर इस बात का था कि परमाणु संपन्न देशों की तादाद बढ़ती जाएगी। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु प्रसार को रोकने के लिए एक समझौता तैयार किया
इसे कहा गया परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये देखिए सबसे पहले लाया गया था जब 1967 में 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन थे, तो उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि इसका और फैलाव नहीं होना चाहिए और बढ़ावा नहीं होना चाहिए। और ये जो 5 नेशन थे जिसमें अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है, इन 5 को आपने न्यूक्लियर पावर मांगना। और जब एनपीटी बनाया गया तो वो 1 जुलाई 1968 से लेके 5 मार्च 1970 तक इस समय के बीच में तमाम कंट्रीज को बोला गया कि आप इनको साइन करिए, जिससे कि इसका जो फैलाव है न्यूक्लियर वेपन का उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि देखिए न्यूक्लियर वेपन या एटॉम बम जो है वो मानवता के खिलाफ है, बहुत मास डिस्ट्रक्शन करता है। लिहाजा ऐसा महसूस हुआ कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेट है उसके अलावा ये दूसरे देशों में ना जाए। एनपीटी का मकसद दुनिया भर में मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना भी था और ज्यादातर देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सभी ने नहीं। दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया और 1970 और 80 के दशक में उसने गुप्त रूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू कर दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। 24 मार्च 1993 दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने एक ऐसी खबर की पुष्टि की जिसे दुनिया अभी तक अफवाह ही मान रही थी। उन्होंने बताया कि उनका देश परमाणु संपन्न देश है और उनके पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने तमाम परमाणु बमों को नष्ट कर दिया है और अब आगे चलकर उनकी सैन्य जरूरतों के लिए कोई भी परमाणु बम उनके पास नहीं है। बाद में दक्षिण अफ्रीका ने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए। दक्षिण अफ्रीका ऐसा एकमात्र देश बन गया जिसने एनपीटी का हिस्सा बनने से पहले परमाणु हथियार पूरी तरह से त्याग दिए। अफ्रीका का जो न्यूक्लियर प्लान था वो अपने आप में इसलिए विश्व के लिए मिसाल बना कि उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे उसको डिसमेंटल किया। उन्होंने 1990 तक देखिए 6 अपने न्यूक्लियर प्लांट बना लिए थे और तमाम तरीके के वो एट द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग द न्यूक्लियर पावर थे। उन्होंने हो सकता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट यूरेनियम का इस हद तक कर रखा हो कि वो एटम बम भी बना लेते, लेकिन उन्होंने इसको डिसमेंटल किया। वो नहीं चाहते थे कि अफ्रीका के रीजन में किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन वहां पे बढ़े, या अगर साउथ अफ्रीका बनाता तो तमाम और कंट्रीज में इसकी होड़ लगती। लिहाजा उन्होंने अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को शेल्व किया है, खत्म किया। ये बहुत बड़ी मिसाल थी। और साथ में उन्होंने 1996 में अफ्रीका को न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने के लिए एक ट्रीटी साइन की, जो एक मिसाल बनी बाकी कंट्रीज के लिए। 1990 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए, बशर्ते वो सोवियत संघ से मिले परमाणु हथियार त्याग देंगे। लेकिन 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने 1960 के दशक में भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और आज तक नहीं किए। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान और इजराइल। इसका सीधा मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी की निगरानी का अधिकार नहीं है। 14 मई 1948 को इजराइल ने आज़ादी की घोषणा कर दी। ये संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के बाद हुआ जिसे फिलिस्तीन को आज़ाद किया गया था। इससे पहले फिलिस्तीन ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आता था। इजराइल ने जैसे ही आज़ादी की घोषणा की, 5 अरब देशों ने इजराइल पर इसका विरोध करते हुए हमला कर दिया और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि अघोषित युद्ध विराम में तब्दील हो गया। 1950 के दशक के अंत में फ्रांस की मदद से इजराइल ने डिमोना में एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर काम शुरू किया। इजराइल का कहना था कि ये केंद्र न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए है, लेकिन कई देशों को शक था कि इजराइल असल में एक परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई है, न कभी इसकी पुष्टि की और न ही खंडन। इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जो भी खबरें आई वो लीक हुई जानकारी और एक पूर्व वैज्ञानिक मोर्देखाई वुनूनू के खुलासों पर आधारित है। वुनूनू इजराइल के डिमोना रिएक्टर में एक टेक्नीशियन थे और उन्होंने 1986 में एक ब्रिटिश अखबार को जो जानकारियां दी उससे साफ हो गया था कि इजराइल के पास एक अहम न्यूक्लियर क्षमता है। इसके लिए उन्हें इजराइल में 18 साल की कैद हुई और 2004 में उनकी रिहाई हुई।
is dead since the article was published. There is no more any secrets. All the secrets was published is in the hand of all the world. आज दुनिया जानती है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, भले ही वो खुद इसे खुलकर स्वीकार न करता हो। मौजूदा दौर में इजराइल ने अपने विरोधियों को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई भी की है। उसने 1981 में इराक, 2007 में सीरिया और 2025 में ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी अपने ताकतवर बॉम्बर के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। लेकिन एक वक्त था जब ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम की नींव को रखने में अमेरिका ने ही मदद की थी। दरअसल जब एटम्स फॉर पीस यानी कि शांति के लिए परमाणु नामक एक पहल भी शुरू हुई, तब अमेरिका ने इसके तहत विकासशील देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में मदद के लिए ट्रेनिंग और तकनीक का हस्तांतरण शुरू किया। इसमें ईरान भी शामिल था। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर पावर देने में मदद क्यों की? इसके पीछे की वजह क्या थी और क्या कारण है कि आज यही अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म कर देना चाहता है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। आइजनहावर चाहते थे कि अमेरिका के सहयोगी देश परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल खेती, इलाज और बिजली पैदा करने के लिए करें। उन्होंने एटम फॉर पीस प्रोग्राम को अमेरिका की नई न्यूक्लियर पॉलिसी बना दिया था। हालांकि अमेरिका की इस पॉलिसी के पीछे असली वजह थी सोवियत रूस के साथ जारी शीत युद्ध। आइजनहावर चाहते थे कि अमेरिका का कोई भी सहयोगी देश रूस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी न ले। 1954 में आइजनहावर ने कई देशों को क्लियर ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए छोटे रिएक्टर वगैरह देना शुरू किया। इनमें ईरान भी शामिल था। 5 मार्च 1957 को अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की। डील में कहा गया कि अमेरिका ईरान को जो भी मटेरियल या उपकरण देगा उसे एटम बम बनाने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। जब अमेरिका ने ईरान के साथ डील की, तब मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान के राजा हुआ करते थे, जिनका अमेरिका, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों से अच्छा रिश्ता था। जून 1959 में शाह ने तेहरान यूनिवर्सिटी के कैंपस में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर यानी TNRC की शुरुआत की। 1955 तक अमेरिकी कंपनी अमेरिकन मशीन एंड फाउंड्री यानी कि AMF ने TNRC को बनाकर तैयार कर दिया। नवंबर 1967 में अमेरिका ने ईरान को 5 मेगावाट का थर्मल रिएक्टर दिया। इसे तेहरान रिसर्च रिएक्टर कहा जाता है। दावा यह किया जाता है कि तब अमेरिका ने रिएक्टर के फ्यूल के तौर पर ईरान को 93% तक संवर्धित वेपन ग्रेड यूरेनियम भी दिया था, यानी इससे एटम बम बनाया जा सकता था। साथ ही ईरान को स्टार्टर किट भी दी गई थी। इस बीच 1970 में ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए और इस संधि के जरिए ईरान ने इस बात का वायदा किया कि वो अपने यहाँ परमाणु बम या फिर इस तरह की किसी भी तकनीक को विकसित नहीं करेगा। उन्नीस 1970 के दशक में ईरानी स्टूडेंट्स को न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका की मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT भेजा गया। शाह ने इसका खर्च उठाया। MIT ने बतौर न्यूक्लियर साइंटिस्ट ट्रेनिंग लेने गए स्टूडेंट्स में से कई महिलाएं थीं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट के निदेशक अली वेज के मुताबिक ज्यादातर लोग जो MIT से पढ़कर ईरान लौटे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने लगे। इसके बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा। मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने ईरान में 20 न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की। 2 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कई साइंटिस्ट को तेहरान भेजा। बुशर में 2 परमाणु रिएक्टर बनने भी शुरू हो गए। 1973 में अरब और इजराइल युद्ध हुआ, जिसके बाद तेल पैदा करने वाले देशों ने तेल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। तेल की कीमतें लगातार बढ़ी।
ईरान एक दिन में 60 लाख बैरल तेल का उत्पादन कर रहा था और उसे $5 बिलियन का फायदा भी हुआ था, जिसके बाद उसने ज्यादातर पैसा अपनी परमाणु ताकत को विकसित करने के लिए लगाया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका के अलावा फ्रांस, जर्मनी समेत कई पश्चिमी देशों के साथ अरबों डॉलर की कई न्यूक्लियर डील की। इसके तहत ईरान के बोशर और इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाने थे। एक तरफ शाह ने IAEA से वादा किया हुआ था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं दूसरी तरफ वो कई इंटरव्यूज में कह चुके थे कि ईरान जल्दी ही परमाणु हथियार बना सकता है। जून 1974 मोहम्मद रजा पहलवी ने फ्रांसीसी अखबार लेस इन्फॉर्मेशन से परमाणु हथियार बनाने के सवाल पर कहा, निश्चित रूप से और जल्दी ही। 2 ही दिन बाद शाह ने फ्रांस के ले मोंडे अखबार में कहा, अगर इस इलाके में हर छोटा देश परमाणु हथियारों से लैस होना चाहता है तो शायद किसी भी दूसरे देश का राष्ट्रीय हित भी ऐसा ही करने में है। सितंबर 1975 में मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने साफ कहा, पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। 20 और 30 छोटे और तुच्छ देश, यहाँ तक कि लीबिया भी परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि ईरान को भी अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। अमेरिका के लिए ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने का इरादा चिंता की बात थी। IAEA ने भी इसकी आशंका जताई थी। इस पर शाह ने तब कुछ वैसा ही कहा था जो आज ईरान कहता है कि ये उसका हक है और वो यूरेनियम का समर्थन कर सकता है। तक शाह ऑफ ईरान थे अपने सत्ता में, तब तक अमेरिका की बहुत मदद हुई। इजराइल भी उनकी दोस्ती वाली लिस्ट में था और तमाम तरीके की सुविधाएं, तमाम तरीके की फैसिलिटीज अमेरिका मुहैया करा रहा था और अमेरिका ने ही ईरान के न्यूक्लियर प्लान को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वो सत्ता से हटे और रेडिकल सरकार आई, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां के धार्मिक नेता अयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, अमेरिका के आंख में वो किरकिरी हुए। मिडिल ईस्ट में एक अलग तरीके का डायनेमिक्स डेवलप हुआ, अनेक तरीके का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट शुरू हुआ। इसके तहत अमेरिका का जो उन्होंने मदद की थी ईरान को न्यूक्लियर प्लान में, न्यूक्लियर फैसिलिटी सेटअप करने में, उससे अपना हाथ वापस मोड़ लिया। और आज की डेट में वही अमेरिका इसी न्यूक्लियर प्लांट पे एयर स्ट्राइक करता है, उनको बर्बाद करता है और 12 दिन के युद्ध में उन्होंने 3-4 उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय किया। 1978 में अमेरिका और ईरान के बीच में एक संधि हुई और इस संधि के तहत अमेरिका ईरान को 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा, जिसके बदले में अमेरिका ये चाहता था कि ईरान बिना उसकी इजाज़त के न्यूक्लियर पावर गेन नहीं करेगा। हालांकि ये संधि वहीं तक रह गई क्योंकि अमेरिका ने कभी भी अपना वायदा पूरा नहीं किया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी ईरान में आई इस्लामिक क्रांति, जिसके बाद दोनों देशों में तल्खियां शुरू हुई जो आगे जाकर दुश्मनी में तब्दील हो गई। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें तो 3 मुल्कों का हमेशा साथ मिला, चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस। चीन की मदद से ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स इस्फहान 1984 में बना। चीन ने 3 रिएक्टर सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु केंद्रों पर अंडरग्राउंड सुरंगों के डिजाइन और निर्माण में मदद की, जबकि रूस के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक आज भी ईरान के परमाणु केंद्रों में काम कर रहे हैं। ईरान बीते 3 दशक से एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम रहा। दुनिया में किसी भी देश की ताकत उसकी सैन्य ताकत से मापी जाती है, उसके पास कितनी सेना है, कितने हथियार हैं, वो कितना संपन्न है। भारत भी दुनिया में 9वें नंबर पर है, यानी कि उन देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु ताकत हासिल है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। आजादी के कुछ साल बाद ही भारत ने भी परमाणु ताकत की जरूरत महसूस की और यही वजह रही कि भारत ने 1960 के दशक में ही परमाणु हथियार बनाने पर काम शुरू कर दिया। 18 मई 1974 को सुबह 8:05 पर राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित पोखरण टेस्ट रेंज में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा।
ये पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी और देश ने परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। दरअसल 1960 के दशक में भारत ने परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, खासतौर पर 1962 के भारत चीन युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत को अपनी रक्षा नीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। तब भारत ने वो फैसला लिया जिसके बारे में दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। 75 वैज्ञानिक लगातार 7 साल तक इस पर मेहनत करते रहे। 1967 से लेकर 1974 तक, यानी कि 7 साल तक वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से इस पर काम किया और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर रमन्ना को। और डॉक्टर रमन्ना की टीम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जिन्होंने 1998 में पोखरण परीक्षण का नेतृत्व किया था। भारत के पहले परमाणु परीक्षण को बेहद गोपनीय रखा गया। अगर किसी भी तरह की जानकारी बाहर आती तो भारत का परमाणु प्रोजेक्ट फेल हो जाता। लिहाजा चंद वैज्ञानिकों और टॉप लेवल के सरकारी अधिकारियों को ही इसकी जानकारी दी गई थी। प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि सेना और स्थानीय प्रशासन को भी आखिरी समय तक कुछ भी नहीं पता था। तमाम तैयारियां पूरी हुई। अब बारी परीक्षण की थी। भारत के पहले परमाणु परीक्षण में 6 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया, जिसे कनाडा से हासिल साइरस रिएक्टर से तैयार किया गया था। डिवाइस की शक्ति 8-12 किलोटन की थी। ये एक प्लूटोनियम आधारित डिवाइस थी। पोखरण में एक गहरे गड्ढे में प्लूटोनियम डिवाइस को रखा गया और विस्फोट किया गया। ये एक फिजन यानी कि विखंडन टेस्ट था। इसे जमीन के अंदर कई फीट नीचे रखा गया था। कहते हैं कि इससे 12 किलोटन TNT जितनी ऊर्जा निकली थी। भारत का परमाणु परीक्षण एक शांतिपूर्ण विस्फोट था, जो कि इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान था, लेकिन इसने दुनिया को हैरान कर दिया और नतीजा ये रहा कि दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी नजर आई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने आधुनिक सामान देने से मना कर दिया। वहीं भारत में खुशी की लहर थी। इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि आज़ादी के 27 साल बाद भारत एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। 11 मई को 3 विस्फोट और 13 मई को 2 और धमाके किए गए। इस टेस्ट का नाम था ऑपरेशन शक्ति। पोखरण में परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को बदलकर रख दिया। इसके साथ ही भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। ये देश के लिए गर्व की बात थी। ये परीक्षण इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि इसने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को बदलकर रख दिया। उस दिन दुनिया ने समझा कि कोई सैटेलाइट भारत के मंसूबे को भांप नहीं सकती। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परीक्षण के वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत पर नजर रखने के लिए पोखरण के ऊपर सैटेलाइट लगा दिए थे, लेकिन भारत ने इन अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए सफल परमाणु परीक्षण किया। मिसाइल और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इस टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट सफल होने की घोषणा की थी। There is a lot of pressure, geopolitical pressure. But he took a decision. India will go ahead with a test to DRDO team and more importantly, atomic energy team. Okay, these two teams, they were myself and Dr. Chidambaram. We met him. He said, "Go ahead for the nuclear test." Vajpayee ji
was responsible for transforming India a nuclear weapon state. पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट देश के लिए गर्व का पल था, लेकिन भारत को परमाणु राष्ट्र बनाना आसान नहीं था। साल 1995 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने परीक्षण की सभी तैयारियां कर ली थी। अमेरिकी सैटेलाइट को पोखरण में तैयारी का पता चल गया, जिसकी वजह से परीक्षण रद्द करने पड़े। फिर साल 1996 में जब वाजपेयी सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त वाजपेयी की सरकार 13 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाई और इस वजह से उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया था। DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strengths in the national mission to confer the country with the capability to vacate the nuclear threat. भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी इतनी गोपनीय और कुशल रणनीति के साथ की थी कि कुछ वैज्ञानिकों समेत गिने चुने लोगों को ही इसकी जानकारी थी। अटल जी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन और जसवंत सिन्हा को ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजेश मिश्रा को वैज्ञानिकों के साथ सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। न्यूक्लियर टेस्ट की तमाम तैयारियां अक्सर रात में हुआ करती थी ताकि अमेरिकी सैटेलाइट से छिपकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। और इस कार्यक्रम में शामिल तमाम वैज्ञानिक एक साथ कभी सफर नहीं करते थे और जितना भी साजो सामान था वो भी आलू प्याज के ट्रकों में ही भरकर ले जाया जाता था। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि वैज्ञानिक अक्सर मिलिट्री यूनिफॉर्म में हुआ करते थे और उनका एक पर्टिकुलर कोड वर्ड हुआ करता था, और इसी टीम में शामिल थे APJ अब्दुल कलाम, और उनका भी एक कोड वर्ड था। हैरानी की बात तो ये थी कि पोखरण के सबसे नजदीक के गांव खेतोलाई के गांव वालों तक को इसकी भनक नहीं लगी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. न्यूक्लियर स्टेट के बाद बौखलाए अमेरिका ने भारत पर तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वाजपेयी जी अटल रहे और सारे प्रतिबंध वक्त के साथ बिखर गए। अटल जी ने पोखरण परमाणु परीक्षण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया था। उनका मकसद परमाणु परीक्षण करके दुनिया के सामने भारत का कद ऊंचा करना था, जिसे उन्होंने कर दिखाया। परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। 13 और 14 मई 1998 का परमाणु परीक्षण साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी था कि भारत अब परमाणु हथियारों से लैस हो चुका है। उसके पास इन्हें दागने और फोड़ने की तकनीक मौजूद है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका है। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया, शगई 1 और शगई 2 करके। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो भी परमाणु संपन्न देश है, यानी भारत के बाद पाकिस्तान के पास भी परमाणु ताकत आ चुकी है। पिछले 27 सालों में दोनों देशों के पास परमाणु ताकत है, और जब जब इन दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ती है तो यकीन मानिए दुनिया में ये शंका जरूर पैदा हो जाती है कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, कहीं हम किसी बड़े खतरे की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। भारत और
पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन हथियारों को लेकर दोनों देशों की नीति अलग अलग है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहता है। वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता आया है और यही देश की नीति भी है। फिलहाल दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कोई समझौता नहीं है, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर एक डर और इनके इस्तेमाल को लेकर एक झिझक जरूर है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।